नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ नए नए ऑडियो बुक्स जो होते हैं कॉमिक्स से, नॉवल से और स्टोरीज से। अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ डायल 100 नॉवल का 10वां पार्ट। इसके बाकी के 9 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं डायल 100 नॉवल का 10वां पार्ट। गुप्ता के घर चलो, नीचे जीप में सवार होता हुआ इंस्पेक्टर बोला। इसकी बीवी से बात करते हैं। राजीव ने सहमति में सिर हिलाया और जीप आगे बढ़ा दी। साहब, रास्ते में राजीव बोला, आपका क्या ख्याल है, पर छत्ती में हमारा कबूतर छुपा हुआ था? हो सकता है, सरासर हो सकता है। फिर तो गुप्ता की बीवी की कुलभूषण से पुरानी वाकिफियत होगी। ज़रूर होगी। वाकिफियत क्या, आशिकी भी रही हो तो कोई बड़ी बात नहीं। राजीव ने जीप गुप्ता की कोठी के सामने ले जाकर रोकी। कॉल बेल के जवाब में सपना ने दरवाज़ा खोला। राजीव ने उसे अपने साहब का और अपना परिचय दिया। सपना दरवाजे पर से हट गई। वे भीतर दाखिल हुए। मालूम हुआ कि पुलिस के टेक्नीशियंस की टीम अभी अभी वहां से गई थी। सपना उन्हें ड्राइंग रूम में ले आई, लेकिन इंस्पेक्टर ने बैठने की कोशिश नहीं की। वो कुछ क्षण अपलक सपना को देखता रहा। फिर एकाएक उसने पूछा, पर छत्ती में कौन था? उस अप्रत्याशित हमले से सपना बुरी तरह गड़बड़ा गई। पर छत्ती में? वो हकलाई। कौन था? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने तो किसी को नहीं देखा था। आपने देखा नहीं था या वहाँ कोई था ही नहीं? मैंने नहीं देखा था। यानी कि हो सकता है कि वहाँ कोई हो। सपना ने उत्तर नहीं दिया। वो व्याकुल भाव से इधर उधर देखने लगी। हेडक्वार्टर फ़ोन करो, इंस्पेक्टर राजीव से संबोधित हुआ, और कहो कि यहाँ की परछत्ती से जो फिंगरप्रिंट्स उठाए गए हैं उन्हें फ़ौरन कुलभूषण के फिंगरप्रिंट से मिलाकर देखा जाए, और जो नतीजा सामने आए उसकी मुझे फ़ौरन यहीं खबर की जाए। यस सर। राजीव सपना की तरफ घूमा। फ़ोन कहाँ है? सपना ने ड्राइंग रूम के ही एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। राजीव फ़ौरन फ़ोन की तरफ लपका। आप बैठना पसंद करेंगी? इंस्पेक्टर सपना से बोला। सपना रेत के बोरे की तरह झुरझुराती हुई एक सोफे पर ढेर हो गई। इंस्पेक्टर उसके सामने बैठ गया। वो कुछ क्षण अपलक उसे देखता रहा और फिर गंभीरता से बोला, आप जानती है, फरार मुजरिम को पनाह देना एक बड़ा गंभीर जुर्म होता है। सपना ने उत्तर ना दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। वैसे, इंस्पेक्टर ने पैंतरा बदला, अगर किसी धमकी या जोर जबरदस्ती के तहत ऐसा करना पड़ा हो तो बात जुदा होती है। मसलन आपको जान से मार डालने की धमकी देकर मजबूर किया गया हो, आपको ब्लैकमेल किया गया हो, लेकिन उस सूरत में भी मुकम्मल बात पुलिस की जानकारी में लाई जानी ज़रूरी होती है। वो खामोश रही। खामोशी बड़ी विकट स्थिति पैदा कर सकती है आपके लिए। सिर्फ खामोश रहकर पुलिस से पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। जितना आप खामोश रहेंगी उतने ही ज़्यादा हम आपसे सवाल पूछेंगे, और कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिनका जवाब देना तो दरकिनार, जिन्हें सुनना ही आपके लिए बड़ा कड़वा तजुर्बा होगा। अब फैसला आपके हाथों में है कि आप खामोश बैठी रहना चाहती हैं या पुलिस के साथ सहयोग की भावना दर्शाना चाहती हैं। इंस्पेक्टर की स्थिर निगाहों का दबाव वो ना झेल सकी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे वो जार जार रो पड़ने वाली हो, लेकिन फिर उसने किसी तरह से अपने आप को काबू में किया और रुंधे स्वर में बोली, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसे पनाह नहीं दी। मेरी ऐसी कोई मर्जी भी नहीं थी। वो तो यहाँ पहुँचा था और मेरी मर्जी के खिलाफ आनन फानन यहाँ घुसा चला आया था। कौन? कुलभूषण? हाँ। क्या चाहता था वो? यहाँ छुपकर रहना चाहता था। कहता था कि अगर मैंने उसे वहाँ ना रहने दिया तो वो मेरे पति के सामने अपनी और मेरी पोल खोल देगा। मैं डर गई। मैंने उसे परछत्ती में छुप जाने दिया। सुबह मेरे पति को उसकी आहट मिल गई और वो खामोश हो गई। वो परछत्ती में सोया था? हाँ, नंगे फर्श पर। मैंने उसे कंबल दे दिए थे, लेकिन आज पुलिस के आने से पहले मैंने कंबलों को वहाँ से हटा दिया था। आपने उसे अपने पति पर वार करते देखा था? नहीं, मैं तो बेडरूम में थी। आपके पति के सीढ़ी पर से गिरने के बाद क्या हुआ था? कुलभूषण बेडरूम में आया था। वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगा था कि उसकी परछत्ती में मौजूदगी की बाबत मैंने अपने पति को बताया था, जबकि गलती खुद उसकी थी। उसे ऊपर कोई आहट नहीं करनी चाहिए थी। पहले तो वो मुझ पर भी हाथ उठाना चाहता था, फिर कुछ सोचकर वो फ़ौरन यहाँ से निकल गया था। आपके डॉक्टर की बीवी ने उसे यहाँ से निकलते देखा था? हाँ, वो धीरे से बोली, मुझे मालूम हुआ है। कल रात किस वक्त आया था वो यहाँ? 9 और 10 के बीच किसी वक्त आया था। मुझे ठीक से वक्त मालूम नहीं। कैसा लग रहा था वो? कैसा लग रहा था? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि वो मैला कुचला था या नहाया धोया लग रहा था? पोशाक कैसी थी उसकी?
क्या पहने था वो? उत्तर में सपना ने कुलभूषण की पोशाक और उसका हुलिया बयान किया। तब इंस्पेक्टर को मालूम हुआ कि हुलिये में तब्दीली लाने के लिए कुलभूषण ने दाढ़ी मूंछ रख ली थी। उसने कोई रुपए पैसे की मांग की थी? नहीं, वैसे समझा मैंने पहले यही था कि वो रुपए पैसे की खातिर यहाँ आया था, यानी कि रुपए पैसे के मामले में वो निश्चिंत था। कम से कम मेरे से उसने ऐसी कोई मांग नहीं की थी। उसने ये बताया था कि आपके यहाँ आने से पहले वो कहाँ था? नहीं। या आपके यहाँ से वो कहाँ जाने वाला था? नहीं। उसमें आपने कोई अजीब गैर मामूली बात देखी? सपना ने उलझनपूर्ण ढंग से इंस्पेक्टर की ओर देखा। मिसाल के तौर पर उसके हाथ कैसे थे? क्या वे गंदे या मैले कुचैले थे? नहीं, हाथ तो साफ थे उसके, मेरे हाथों जितने। इंस्पेक्टर अपने दोनों हाथ उसके सामने फैलाता हुआ बोला। साफ थे? नहीं, आपके हाथों जितने साफ नहीं थे। उसकी उंगलियों पर कुछ अजीब से धब्बे लगे हुए थे। धब्बे? मेरा मतलब है रंगत कैसी थी उनकी? रंगत नीली थी। आपने ठीक से देखा था? हाँ। धब्बे नीले रंग के थे? हाँ। उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो नीला रंग मेरी साड़ी पर से छूटा था। ऐसा था? नहीं था। उसकी उंगलियों पर लगा रंग तो साबुन से धोए भी नहीं धुल रहा था। रंग मेरी साड़ी से छूटा होता तो कच्चा होता और बड़ी आसानी से धुल गया होता। ऊपर से वो मेरे को भी तो कहीं लगा होता। आपको ये सूझा था कि वैसा ही नीला रंग आपके पति की उंगलियों को भी लगा हुआ था? तब नहीं सूझा था, तब मेरे पति अभी घर नहीं लौटे थे। लेकिन आज दिन में मैंने देखा था उनकी उंगलियों पर लगा नीला रंग, वो वैसा ही था जैसा आपने कुलभूषण की उंगलियों पर लगा देखा था? हाँ। आपने अपने पति से उस रंग की बाबत सवाल किया था? नहीं, नौबत ही नहीं आई थी। उनकी उंगलियों की तरफ मेरा ध्यान तब गया था जब वे परछत्ती की सीढ़ी से नीचे गिर गए थे। तभी टेलीफोन की घंटी बजी। फोन पुलिस हेडक्वार्टर से आया था और विक्रम सिंह के लिए था। मालूम हुआ कि परछत्ती पर से उठाए गए उंगलियों के निशानों में कुलभूषण की उंगलियों के निशान पाए गए थे। यानी कि यह स्थापित हो गया कि गुप्ता का आक्रमणकारी कुलभूषण था और पिछले रोज गुप्ता के शोरूम पर पड़े डाके और उसके भाई की हत्या की वारदात में कुलभूषण का हाथ था और लूट के माल का एक अंश कुलभूषण के अधिकार में था। अलबत्ता डकैती में इस्तेमाल एम्बेसडर कार उंगलियों के कैसे भी निशानों से कतई कोरी पाई गई। यानी कि उंगलियों के निशानों के मामले में डकैतों ने जो समझदारी कार के मामले में दिखाई थी वो कुलभूषण ने परछत्ती में नहीं दिखाई थी। गोखले तारकपुर रोड पर बस से उतरा। वो एक उजाड़ जगह थी जहां से आगे कोई 2 किलोमीटर अभी उसने पैदल चलना था। जुए की जिस फड़ में वो शामिल होने जा रहा था वो साधारणतया रौनक बाजार में जॉन लोबो के बार की बेसमेंट में लगती थी। लेकिन वहां इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के कदम पड़ने से लोबो ऐसा घबराया था कि उसने कुछ दिनों के लिए बार में उपलब्ध जुए की सुविधा बंद कर दी थी। जुए के अड्डे का एक अस्थायी इंतजाम उस इलाके में मौजूद उन दिनों बंद पड़ी एक चूना भट्टी में किया गया था, जहाँ की गोखले ने अभी 2 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचना था। वो पैदल चूना भट्टी वाली सड़क की तरफ बढ़ा। जुए की उस फड़ में एक टाइम में कोई 30-35 लोग जमा हो जाते थे, जो कि 5 या 6 के ग्रुपों में एक ही गेम फ्लैश खेलते थे। उन सब जुआरियों को एक दूसरे से खबर लग चुकी थी कि कुछ दिनों के लिए फड़ को लोबो के बार से चूना भट्टी में स्थानांतरित कर दिया गया था। उस फड़ के शामिल होने वाले जुआरी 2 तरह के होते थे, एक बड़ा खेल खेलने वाले पैसे वाले लोग और दूसरे छोटे दाव लगाने वाले साधारण गोखले जैसे लोग। जिस जुआरी की जैसी औकात होती थी वो वैसे ग्रुप में शामिल हो जाता था। चूना भट्टी वाली सड़क पर वो अभी थोड़ी ही दूर चला था कि उसे अपने पीछे से एक वाहन की आवाज़ आई। उसने घूमकर देखा तो पाया कि एक टैक्सी उधर आ रही थी। टैक्सी में एक ही सवारी थी। टैक्सी और करीब आई तो गोखले ने देखा कि सवारी श्री प्रकाश था। श्री प्रकाश ने भी उसे देखा। उसने टैक्सी गोखले के करीब रुकवाई। ठिए पर जा रहे हो? वो गोखले की ओर से दरवाज़ा खोलता हुआ बोला। हाँ, गोखले बोला। और क्या इस उजाड़ बियाबान में झक मारने आऊँगा? तो गाड़ी में बैठो। गोखले श्री प्रकाश के साथ टैक्सी में सवार हो गया। टैक्सी फिर आगे बढ़ चली। गोखले जानता था कि श्री प्रकाश मामूली चोर उचक्का था और उसी की तरह एक साधारण हैसियत का व्यक्ति था। फड़ में वो हमेशा छोटे गेम वाले ग्रुप में बैठता था, इसलिए उस रोज़ उसका टैक्सी पर सवार होकर आना गोखले को बड़ा अजीब लगा। क्या बात है? वो पूछे बिना न रह सका। कोई मोटा हाथ मार लिया है? कैसे जाना? श्री प्रकाश बोला। यूशान से अकेले टैक्सी पर सवार होकर जो आए हो? श्री प्रकाश ने जोरदार अट्ठास किया। हंस रहे हो? गोखले बोला। जवाब तो दो। हाथ लगता ही रहता है प्यारे, कभी मोटा कभी छोटा, लेकिन इस बार कोई ज़्यादा ही मोटा हाथ मारा मालूम होता है। ज़्यादा मोटा नहीं, ठीक ठाक। गाड़ी चल रही है। लेकिन तुम सुनाओ, उस इंस्पेक्टर के बच्चे ने पीछा छोड़ा नहीं तुम्हारा? कहाँ छोड़ा है? आज फिर गले पड़ गया था हरामजादा। सरे बाजार बेइज्जत किया मुझे बहन के यार ने, और वो भी मेरी छोकरियों के सामने। क्या हुआ था? गोखले ने बताया। ओह, श्री प्रकाश बात सुनकर बोला। ये सारा इंस्पेक्टर है कि मदारी?
कैसे कैसे स्टंट रचता है। तुम्हें मालूम हुआ कि कल तुम्हारे बाहर से चले जाने के बाद वो मेरे पीछे पड़ गया था? नहीं मालूम हुआ? तुम्हारे पीछे किस लिए? कहता था मैं तुम्हारा हिमायती बनने की कोशिश कर रहा था। अच्छा? हाँ। हरामजादे ने मेरी विस्की उठाकर मेरी गोद में पलट दी और कहने लगा कि अब लोग समझेंगे कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के खौफ से मेरा पेशाब निकल गया था। गोखले ने बड़े नफरत भरे ढंग से एक निहायत गंदी गाली बकी। दुखी कर रखा है साले ने, श्री प्रकाश बोला। कोई उसका कोई इंतजाम क्यों नहीं करता? कैसा इंतजाम? रोज तो गश्त पर निकलता है, कभी किसी ट्रक व्रक के चपेट में आ जाए तो कैसा रहे? धीरे बोल, गोखले टैक्सी के ड्राइवर की तरफ संकेत करता हुआ दबे स्वर में बोला। श्री प्रकाश हड़बड़ाकर चुप हो गया। वैसे गोखले श्री प्रकाश के कान के बहुत करीब अपना मुंह ले जाकर दबे स्वर में बोला, मैं कर रहा हूं इस इंस्पेक्टर के बच्चे का इंतजाम। अच्छा? श्री प्रकाश बोला। वो कैसे? वही ट्रक वाली बात? नहीं, वो खतरे का काम है। उसे इस दुनिया से रुखसत कराने की बजाय मैंने उसे इस इलाके से रुखसत करने की जुगत भिड़ाई है। तुमने? गोखले तुमने? हाँ मैंने, गोखले बड़े गर्व से बोला। आज जो उसने सरे बाजार मेरी इज्जत उतारी है, उसके बदले में तबादला तो उसका हो ही हो सकता है वर्दी भी उतर जाए। ऐसा तुम करवा सकते हो? हाँ। कैसे? हमारे इलाके का जो रूलिंग पार्टी का एमपी है, उसकी हाई कमान तक साख है। बहुत पूछ वाला आदमी है पट्टा। है एमपी, लेकिन मिनिस्टरों से ज़्यादा तड़ी चलती है उसकी। वो अपना यार है। मैंने उसे इंस्पेक्टर के बारे में बात की थी। वो तुम्हारा यार कैसे है? मैं उसको छोकरी सप्लाई करता हूँ। कच्ची कलियों का बहुत रसिया है पट्टा। ओह, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का बड़ा साहब उसका यार है। वो कहता है कि वो कल उस बड़े साहब से बात करेगा, और कुछ हो ना हो इस बात की तो उसने गारंटी की ही है कि इंस्पेक्टर विक्रम सिंह दोबारा कभी मेरी तरफ आंख नहीं उठाएगा। ये भी बहुत है। और तुम्हें क्या चाहिए? हाँ, गोखले संतुष्ट स्वर में बोला। और मुझे क्या चाहिए? श्री प्रकाश ने टैक्सी चूना भट्टी से थोड़ा परे ही रुकवाई। फिर वो और गोखले टैक्सी से बाहर निकले। टैक्सी का भाड़ा चुकाने के लिए श्री प्रकाश ने अपनी जेब से 100-100 के नोटों का इतना मोटा पुलंदा निकाला कि गोखले के नेत्र फट पड़े। गुरु, टैक्सी वाला विदा हो गया तो गोखले ने मंत्रमुग्ध स्वर में पूछा, कहाँ से मारा इतना माल? रेस कोर्स से, श्री प्रकाश लापरवाही से बोला। घोड़ा लग गया था। तुम रेस कोर्स कब से जाने लगे? हाल ही से, एक दोस्त ले गया था। वे चूना भट्टी पहुंचे। भट्टी की छत पर एक शक्तिशाली दूरबीन लिए एक आदमी चढ़ा हुआ था। उसका काम वक्त रहते पुलिस के आगमन से जुआरियों को आगाह करना था। वो आदमी फड़ में शामिल होने वाले सारे जुआरियों को जानता था। किसी अनजाने व्यक्ति को वहां आया पाकर वो उसे शूट तक कर सकता था। श्री प्रकाश और गोखले को देखकर उसने सहमति में सिरे लाया। वे दोनों भीतर दाखिल हुए। भीतर एक बड़ा कमरा था जिसके फर्श पर दरिया और सफ़ेद चादरें बिछी हुई थी और गाँव तकिए लगे हुए थे। वहाँ 30 लोग मौजूद थे जो 6 ग्रुपों में बटे हुए थे। जुआ जारी था। वहाँ मौजूद लगभग सभी लोग दोनों के जाने पहचाने थे। एक कोने के ग्रुप में चल रही छोटी गेम में श्री प्रकाश को अपने डकैती के जोड़ीदार हैदर अली और फ्रांसिस डिसूजा दिखाई दिए। उनमें अभिवादनों का आदान प्रदान हुआ। हैदर अली और डिसूजा ने श्री प्रकाश को करीब आने का इशारा किया तो श्री प्रकाश ने इशारे से ही कहा कि वही ठीक था। आज वो मोटे गेम वाले ग्रुप में बैठने का ख्वाहिशमंद जो था। मोटा गेम सिर्फ एक ग्रुप में हो रहा था। उसमें 5 आदमी पहले से मौजूद थे। छठा जाकर श्री प्रकाश बन गया। गोखले एक अन्य ग्रुप में जा बैठा। श्री प्रकाश के जोड़ीदारों को तुरंत इस बात का आभास न हुआ कि उस रोज श्री प्रकाश अपनी औकात वाले ग्रुप में नहीं बैठा था। उस रोज जेब में मौजूद नोटों के मोटे पुलंदे की वजह से श्री प्रकाश ऐसी तड़ी में था कि वो लगभग हमेशा ब्लफ खेला और मुकद्दर उसका इतना खराब साबित हुआ कि लगभग हमेशा हारा। 1 घंटे में उसकी जेब से 10,000 निकल गए। हार से वो और भी ताव में आ गया और ज़्यादा ब्लफ खेलने लगा। तब 1-2 बार उसका ब्लफ चल गया तो उसके हौसले बुलंद हो गए। जिन लोगों के साथ वो खेल रहा था वे सब श्री प्रकाश से और उसकी औकात से वाकिफ थे। श्री प्रकाश के नोटों का जहूरा सबको हैरान कर रहा था, लेकिन मुंह से कोई कुछ नहीं कह रहा था। उसके 10-1 हज़ार रुपये खेल में आते हुए देख चुके थे, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि अभी उसके पास और कितना माल था। और थोड़ी देर बाद श्री प्रकाश की ब्लाइंड में एक ऐसी चाल फंसी कि शो कराने के लिए भी उसे 4,000 रुपये डालने पड़ने थे, जबकि अभी शो कराने का तो उसका इरादा भी नहीं था। ब्लाइंड में उसके पास 2 गुलाम थे और उसे अपनी जीत की बहुत उम्मीद थी। हाँ भाई, उसका प्रतिद्वंदी खिलाड़ी चैलेंज भरे स्वर में बोला। शो या चाल? श्री प्रकाश ने पत्तों पर से सिर उठाया तो उसे सामने लोबो खड़ा मिला था। खेल में वो इतना तल्लीन रहा था कि उसे पता नहीं लगा था कि लोबो यहाँ कब पहुँचा था। तभी किसी ने उसका कंधा दबाया। उसने देखा उसके दाएं बाएं हैदर अली और फ्रांसिस डिसूजा थे। तीनों खा जाने वाली निगाहों से उसे घूर रहे थे।
माहौल में एकाएक पैदा हो गई टेंशन से बाकी खिलाड़ी भी निर्लिप्त ना रह सके। अपना गेम छोड़कर गोखले भी वहां आ गया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जिस माल से श्री प्रकाश बड़े बड़े दाव लगा रहा था वो उसका अपना ना होकर उन लोगों का था जो कि उस वक्त निगाहों से उस पर भाले बर्छियां बरसा रहे थे। साले, हैदर अली बड़े क्रूर स्वर में उसके कान में फुसफुसाया, अकल खराब हो गई है तेरी, पत्ते फेंक और उठ यहाँ से। तब श्री प्रकाश को पहली बार महसूस हुआ कि यूं नोट चमकाना किसी को शक में डाल सकता था। किसी को अभी कल ही हरनबी रोड पर पड़ी डकैती का ख्याल आ सकता था और फिर महज कानाफूसी भी उसके लिए और उसके साथियों के लिए मुसीबत का बायस बन सकती थी। मैं शो करा लूं? श्री प्रकाश मरे स्वर में बोला। नहीं करानी, हैदर अली बोला। लेकिन मेरे पत्ते? नहीं करानी, डिसूजा बोला। लेकिन हरामजादे, डिसूजा सांप की तरफ फुफकारा। कहना मान, नहीं तो यहीं हाथों में चाकू उतार दूंगा। श्री प्रकाश ने भुनभुनाते हुए पत्ते फेंक दिए। उसके प्रतिद्वंदी ने सारे नोट समेट लिए। फिर उसने अपने पत्ते नंगे किए। उसके पास बादशाह, नहला और दुक्की थी। सालो, श्री प्रकाश तड़पा। माल पिटवा दिया मेरा खामखा, माल पिटवा दिया मेरा। शो कराने में क्या था? उठ यहाँ से, हैदर अली बोला। चलकर हमारे पास बैठ या घर जा। बड़बड़ाता हुआ श्री प्रकाश उठ खड़ा हुआ और अपने साथियों के साथ हो लिया। उस सारे ड्रामे को जिन लोगों ने देखा था उनमें से एक आदमी की दिलचस्पी सबसे गहरी थी। श्री प्रकाश के पास मौजूद नोटों का पुलंदा उसे कुछ और ही सोचने को प्रेरित कर रहा था। वो आदमी गुप्ता ज्वेलर्स के शोरूम का गार्ड बनवारी था। वो सोचने लगा उस ड्रामे का जिक्र उसे किससे करना चाहिए था, नर्सिंग होम में पड़े अपने एम्प्लॉयर गुप्ता से या पुलिस से। तुरंत निर्णय ले पाने में सदा असमर्थ बनवारी यही सोचता रहा, गुप्ता या पुलिस, गुप्ता या पुलिस या दोनों, गुप्ता या पुलिस या दोनों, या कोई भी नहीं। उस रात सब इंस्पेक्टर राजीव खन्ना जब अपनी भावी पत्नी से मिलने उसके घर गया तो उसने बताया कि कुलभूषण का रिश्ता हरनबी रोड वाले कत्ल और डकैती के केस से निर्विवाद रूप से जोड़ा जा चुका था। उस खबर की प्रकाश देव सबरवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब हमें उसका नया हुलिया भी मालूम हो चुका है, राजीव बोला। कल के अखबार में उसके नए हुलिये वाली उसकी तस्वीर छपेगी। वो कैसे? सबरवाल भावहीन स्वर में बोला। हमारे रिकॉर्ड में उसकी क्लीन शेव तस्वीर है। उसी पर गवाहों के बयान के मुताबिक आर्टिस्ट फ्रेंच का दाढ़ी मूंछ बना देगा। ओह, कल अखबार में जब उसकी तस्वीर छप जाएगी तो फिर उसका इस शहर में मुंह दिखाना मुमकिन नहीं रह जाएगा। उसको पकड़ना भी आसान नहीं होगा। जेल तोड़कर भागे मुजरिम की हर चंद कोशिश यही होती है कि वो वापस जेल न पहुंचने पाए, और इस काम के लिए वो कोई भी खतरा उठाने के लिए जिस्मानी और दिमागी तौर पर तैयार होता है। पिछली बार फांसी के फंदे से वो इत्तेफाक से बच गया था, इस बार वो नहीं बचने का। ये बात उससे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने इस निश्चित अंजाम से बचने के लिए वो एक आध तो क्या 10-20 खून और कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अखबार में छपी तस्वीर की बिना पर जिस किसी ने भी उस पर हाथ डालने की कोशिश की उसकी खैर नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। सबरवाल ने सीमा की तरफ देखा। अच्छा था कि राजीव उन दिनों इतना व्यस्त था कि सीमा को वो कहीं घुमाने नहीं ले जाता था और घर पर सबरवाल अपनी पोती की पहरेदारी बखूबी कर सकता था। सीमा की बाबत कुलभूषण की धमकी सबरवाल को अभी भूली नहीं थी। कुलभूषण ने सीमा को नुकसान न पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन उसके वादे पर एतबार करके सबरवाल लापरवाह नहीं हो गया था। कुलभूषण एक खतरनाक अपराधी था और दुर्दांत हत्यारा था। उसकी अक्ल और उन्माद का ऊंट कब किस करवट बैठेगा इस बाबत कुछ नहीं कहा जा सकता था। सबरवाल अपनी रिवॉल्वर अब हर वक्त अपने करीब रखने लगा था। वो जानता था कि जब तक कुलभूषण फिर गिरफ्तार ना हो जाता तब तक वो चैन की सांस नहीं ले सकता था। वो कमीना जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतना ही अच्छा होगा, प्रत्यक्ष सबरवाल बोला। वो जरूर पकड़ा जाएगा, राजीव बोला, और हो सकता है ये काम मेरे हाथों हो। नौजवानों में बहादुरी की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन एक बात सोची है तुमने? कौन सी बात? कुलभूषण की गिरफ्तारी की कोशिश में अगर तुम्हें कुछ हो गया तो सीमा का क्या होगा? आप खातिर जमा रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। सबरवाल ने चिंतित भाव से असहमति में गर्दन हिलाई। आपने सीमा का जिक्र किया है, राजीव बोला, तो मुझे भी एक बात कहनी याद आ गई है। क्या? हम लोग जल्दी शादी कर लेना चाहते हैं। जल्दी? सबरवाल हड़बड़ाया। कितनी जल्दी? जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी की आप इजाज़त दे सकें। मैं अपनी पोती की शादी बहुत धूमधाम से करना चाहता हूँ। धूमधाम भी कर लीजिएगा। आजकल धूमधाम में कौन सा वक्त लगता है, सब कुछ चुटकियों में हो जाता है। ठीक है, मैं सोचूंगा। और कोई करीबी तारीख भी मुकर्रर कीजिएगा। शादी के बाद तुम रहोगे कहाँ? अपने उसी हॉस्टल नुमा एक कमरे में जिसमें तुम इस वक्त रहते हो? नहीं, वहाँ मैं सीमा के साथ नहीं रह सकता। मैं कोई नई जगह तलाश कर लूँगा। कहीं और तलाश करने की क्या ज़रूरत है? इसी इमारत की ऊपरली मंजिल खाली पड़ी है, उसी को कब्जा लो। लेकिन उसमें तो कबाड़ भरा पड़ा है। वो कबाड़ नहीं है,
एंटीक फर्नीचर है और नीचे शोरूम के नए फर्नीचर से ज़्यादा कीमती है, बशर्ते कि किसी को उसकी कद्र हो। आज तक तो हुई नहीं, होगी होगी। अजायब घर वालों को या फिल्म बनाने वालों को हो तो हो, और किसी को तो होने से रही। यानी कि तुम्हें वो फर्नीचर पसंद नहीं। गुस्ताखी माफ़ हो दादाजी, मुझे बहादुर शाह जफ़र का दीवान नहीं चाहिए और न ही राजा रणजीत सिंह की कुर्सी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वहाँ तुम्हारी पसंद का फर्नीचर लगवा दूंगा। एंटीक फर्नीचर जहाँ है वहीं पड़ा रहे तो भी ऊपर तुम दोनों के लिए बहुत जगह होगी। तकरीबन फर्नीचर कोने वाले बड़े कमरे में है। जो 2-4 चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं वे भी उस कमरे में सरकाई जा सकती है। फर्नीचर वाला बड़ा कमरा बंद कर लेना, बाकी तुम्हारे लिए जगह ही जगह है। फिर राजीव इशारों से सीमा को समझाने लगा कि तीसरी मंजिल की बाबत उन दोनों में क्या बात हुई थी। अगले रोज़ कुलभूषण की नई तस्वीर के साथ अखबार के नगर में फैलने के बाद सवेरे से ही 100 नंबर पर धड़ाधड़ टेलीफोन कॉल आने लगी। दर्जनों लोगों का दावा था कि उन्होंने कुलभूषण को फला जगह देखा था। उन कॉलों के मुताबिक कई बार तो कुलभूषण 2 विभिन्न स्थानों में एक ही वक्त में देखा गया था। पुलिस को पता था कि अधिकतर कॉल बोगस थी, लेकिन फिर भी हर कॉल से हासिल जानकारी के बिना पर कुलभूषण को बड़ी बारीकी से चेक किया गया। कुलभूषण कहीं ना मिला। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह का निर्देश था कि कंट्रोल रूम में कुलभूषण की बाबत आने वाली हर कॉल का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए। दोपहर को उसने उस रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। रिकॉर्ड में उसे वेरोनिका स्मिथ का भी नाम दिखाई दिया। फ़ोन वेरोनिका की किसी पड़ोसन ने किया था। उसका कहना था कि सुबह सवेरे उसने वेरोनिका के फ्लैट से एक ऐसे आदमी को निकलते देखा था जिसकी शक्ल अखबार में छपी कुलभूषण की शक्ल से मिलती थी। उसने राजीव को तलब किया तो मालूम हुआ कि वो वैसे ही किसी कॉल को चेक करने के लिए कहीं गया हुआ था। मनमोहन सिंह भी थाने में नहीं था। अधिकतर स्टाफ वैसी ही कॉलों को चेक करने के लिए भागा फिर रहा था। उसने वेरोनिका के घर अकेले जाने का फैसला किया। उसने एक मोटरसाइकिल अपने अधिकार में की और उस पर सवार होकर हरनबी रोड पहुंचा। वेरोनिका घर पर ही थी। दोपहर को वो घर पर ही होती थी। ब्लू स्टार वो शाम को जाती थी, जहाँ की वो साधारणतया आधी रात तक रहती थी। वो एक सूती ड्रेसिंग गाउन पहने थी और उसी क्षण नहाकर हटी थी। विक्रम सिंह को आया देखकर वो सक पकाई। फिर उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कुराहट आई। अपने जोड़ीदार को नहीं लाए? वो बोली। नहीं, विक्रम सिंह बोला। यानी कि कहीं अकेले जाने से तुम्हें सिर्फ रात को डर लगता है? विक्रम सिंह के चेहरे पर अपेक्षित मुस्कुराहट ना आई। अकेले ही आना था तो 10 मिनट पहले आते। क्यों? 10 मिनट पहले क्या हुआ था? मैं नहा रही थी, ज़रा मेरी पीठ मल देते। मजाक कर रही हो? नहीं, वो आ भर कर बोली। मजाक तो नहीं कर रही, लेकिन तुम्हें तो ये मजाक ही लगेगा। तुम इंसान थोड़ी ही हो। तो क्या हूँ मैं? मशीन। विक्रम सिंह ने हुंकार भरी। आओ बैठो। वो एक सोफे पर बैठ गया। कुछ पियोगे? नहीं। मशीन का तेल भी नहीं? आई मीन लुब्रिकेटिंग ऑयल। विक्रम सिंह ने घूर कर उसे देखा। सॉरी, वो सक पकाए स्वर में बोली और उसके सामने बैठ गई। मैं तुमसे चंद सवालात पूछने आया हूँ। पुलिस इंक्वायरी? हाँ, हमेशा पुलिसिया ही बनकर आते हो, कभी वैसे भी आया करो। वैसे कैसे? एक आम इंसान की तरह। वो किस लिए? अब ये भी मैं समझाऊँ? और कौन समझाएगा? उसने फिर आह भरी। एक बात पूछूं? वो बोली। पूछो। मैं कैसी हूँ? मेरा मतलब है देखने में, मर्दानी निगाह से देखने में। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें दिखाई देता है? क्या मतलब? और मैं क्या अंधा हूँ? शक तो होता है कभी कभी। क्या? कुछ नहीं। एक बात और बताओ। सवाल पूछने मैं आया हूँ, बस ये आखिरी बात। वो भी पूछो। तुम चाहते हो कि मैं ये गाउन उतार कर उधर डाल दूँ और आकर तुम्हारी गोद में बैठ जाऊँ? नहीं। नहीं? वो आहत भाव से बोली। मेरा मतलब है अभी नहीं। अभी नहीं तो कब? जब मेरे जिस्म पर यह पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी नहीं होगी। वर्दी कब नहीं होगी? जब मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। नौकरी कब छोड़ोगे? कभी नहीं। वेरोनिका ने गहरी सांस ली। और पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वो बदले स्वर में बोली। तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर कुलभूषण पनाह मांगता तुम्हारे पास आएगा तो तुम उसकी खबर मुझे करोगी। हाँ, वो सावधान स्वर में बोली। किया था। तो की क्यों नहीं खबर? वो आएगा तभी तो करूँगी। वो नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया। कल रात वो यहाँ नहीं आया था? कल रात वो यहाँ आया था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो यहाँ नहीं आया था। कल रात वो यहाँ दाखिल होता देखा गया था। किसने देखा था? तुम्हारे किसी पड़ोसी ने। किस वक्त? रात 11 बजे। इंस्पेक्टर अंदाजन बोला। 11 बजे तो मैं यहाँ थी भी नहीं। तब तो मैं ब्लू स्टार में होती हूँ। कुलभूषण ताले खोलने में माहिर है। कोई भी ताला वो चुटकियों में खोल सकता है। वो तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे फ्लैट में घुसा हो सकता है। अगर ऐसा था तो मेरे लौटने से पहले वो यहाँ से जा चुका था। ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने यूं चला जाना होता तो वो आता ही क्यों? तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे लौटने पर वो यहीं था? हाँ। ओह माय गॉड, कहाँ छुपा हुआ होगा वो?
कहीं भी नहीं। इस नन्हे से फ्लैट में ऐसी कोई जगह नहीं है छुपने की जहाँ की तुम्हें उसकी खबर ना लगती। मतलब वो तुम्हारी जानकारी में यहाँ था। तो क्या? अब जो सच है वो अपने मुंह से कबूल करो। नहीं, ये सच नहीं है। वो तुम्हारा भूतपूर्व प्रेमी है। तो क्या हुआ? बवक्त ज़रूरत पनाह मांगने के लिए वो तुम्हारे पास आ सकता है, लेकिन आया नहीं। उसकी यहाँ आमद का चश्मदीद गवाह है हमारे पास। कोई झूठ बोल रहा है, मेरे से खुंदक निकाल रहा है। मुझे मेरे उस पड़ोसी का नाम बताओ, मैं उसे। ज़रूरत नहीं। इंस्पेक्टर ने फ्लैट में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। वो अभी भी यहाँ हो सकता है। वो यहाँ नहीं है। मैं यहाँ की तलाशी लूँ तो तुम्हें कोई एतराज़? नहीं, मुझे क्या एतराज़ होगा। तुम खुशी से तलाशी लो। फिर ज़रूरत नहीं, तुम मेरी खातिर तलाशी लो। क्या पता वो यहाँ कहीं छुपा हुआ हो और मुझे खबर ना हो। फिर तो कतई ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो यहाँ आया था? नहीं आया था। वेरोनिका, उसकी यहाँ बरामदी के बिना भी ये पता लगाया जा सकता है कि वो यहाँ आया था या नहीं। वो कैसे? वो सशंक स्वर में बोली। पिछली रात अगर वो यहाँ रहा होगा तो यहाँ कहीं ना कहीं से उसकी उंगलियों के निशान ज़रूर बरामद होंगे। अगर यहाँ से उसकी उंगलियों के निशान बरामद हुए तो ये इस बात का काट्य सबूत होगा कि वो यहाँ था। फिर मुझे तुम्हें हिरासत में लेना होगा। किस इल्ज़ाम में? वो घबरा कर बोली। एक फरार अपराधी को पनाह देने के इल्ज़ाम में। वो और घबरा गई। अरे अरे, बैठो तो। वो हड़बड़ा कर बोली। फिर उसे बैठता ना पाकर खुद भी उठकर खड़ी हो गई। किस लिए बैठूं? बैठो तो। वो कातर भाव से बोली। जानती हो, मैं अभी तुम्हें हिरासत में ले सकता हूँ और तुम्हें इसी ड्रेसिंग गाउन में सारे हरनबी रोड से परेड कराता हुआ थाने ले जा सकता हूँ। ऐसा ना करना। वो फरियाद भरे स्वर में बोली। तुम नौबत ही क्यों आने देती हो ऐसा होने का? मैं क्या करूँ? सच बोलो और क्या करो। एक फर्जमंद शहरी की तरह हकीकत बयान करो और क्या करो। वो मुझे जान से मार डालेगा। अच्छा? वो चाकू से गोद गोद कर मेरी सूरत बिगाड़ देगा, ऐसा कहा था उसने? हाँ। कब? परसों रात को। परसों रात वो तुमसे मिला था? नहीं, फ़ोन किया था उसने। क्यों? वेरोनिका ने जल्दी जल्दी फ़ोन वाली बात कह सुनाई। ओह, विक्रम सिंह बोला। यानी कि गुप्ता के घर जाने से पहले वो इस बात की तस्दीक कर लेना चाहता था कि वो घर पर नहीं था। हाँ, हरनबी रोड पर कदम भी रखे बिना दुकान बंद होने के वक्त के बहुत बाद अगर वो गुप्ता के दुकान पर होने की उम्मीद कर रहा था तो इसका मतलब है कि उसे वहाँ पड़े डाके की खबर थी और ये खबर इतनी जल्दी उसे एक ही तरीके से पता हो सकती थी। कैसे? जबकि डकैती में वो खुद भी शामिल रहा हो। वो डकैत है और हत्यारा भी। घनश्याम गुप्ता के भाई का खून उसी ने किया है। जेल जाते वक्त उसने राजेश गुप्ता को धमकी दी थी कि वो उसकी जान लेकर रहेगा। ओह, ऐसे आदमी को तुमने पनाह दी? मैं अपने चेहरे की धज्जियाँ नहीं उड़वाना चाहती। मैं मरना नहीं चाहती। तुमने अपना वादा निभाया होता और उसके यहाँ आगमन की पुलिस को खबर की होती तो पुलिस हरगिज़ भी ऐसी कोई नौबत ना आने देती। तुम्हारा बाल भी बांका कर पाने से पहले वो गिरफ्तार होता। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। आइंदा क्या ख्याल रखोगी? अब क्या वो यहाँ कदम रखेगा? नहीं रखेगा? मुझे उम्मीद नहीं। लगता है वो एक रात से ज़्यादा एक जगह नहीं टिकना चाहता। ये तो बड़ी अच्छी खबर है। अब साफ साफ बताओ, वो यहाँ आया था? हाँ, आया था, लेकिन मुझसे पूछकर या मेरे बुलाने पर नहीं आया था। मतलब? कल रात जब मैं ब्लू स्टार से लौटी थी तो वो पहले ही यहाँ मौजूद था। उसने कहा था वो सिर्फ एक रात वहाँ गुजारना चाहता था। टेलीफोन पर जैसी धमकी वो मुझे दे चुका था उसे याद करके मेरी तो मजाल ही नहीं हुई थी उसे यहाँ से निकलने के लिए कहने को। सवेरे वो यहाँ से चला गया था? हाँ। कहाँ चला गया? ऐसा कोई इशारा दिया हो उसने? नहीं दिया था। सुबह उसने मुझसे कोई बात नहीं की थी सिवाय अपनी धमकी दोहराने के। उसके यहाँ लौट कर आने की मुझे उम्मीद तो नहीं है। फिर भी एहतियातन मैं यहाँ की निगरानी के लिए अपने कुछ आदमी तैनात कर रहा हूँ। हो सकता है उसे अपना कोई और आसरा ना बनता दिखाई दे तो वो मजबूरन यहाँ आ जाए। अगर वो दोबारा यहाँ आया तो तुम्हारे करीब भी फटकने से पहले वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वेरोनिका ने चैन की एक मील लंबी सांस ली। इंस्पेक्टर विक्रम सिंह थाने पहुंचा। मालूम हुआ कि एसपी साहब उसे कई बार तलब कर चुके थे। वह एसपी के कमरे में पहुंचा। वहां दो शख्स और भी बैठे थे। एक रूलिंग पार्टी का संसद सदस्य शुक्ला था और दूसरा गोखले था। गोखले सूरत तो दीनहीन बनाए हुए था, लेकिन विक्रम सिंह को देखकर उसकी आंखों में धूर्तता और दुष्टता की बड़ी गहरी चमक पैदा हुई। यू कॉल मी सर? विक्रम सिंह भावहीन स्वर में बोला। यस, एसपी उसे घूरता हुआ बोला। तुम कहाँ थे? बाहर कहाँ? बाहर। तुम्हें सुबह 9 बजे यहाँ होना चाहिए था। अक्सर होता हूँ, आज लेट आया था। तुम एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी हो, तुम्हें लेट नहीं आना चाहिए। मैं रात को 2:30 बजे घर गया था। आप कितने बजे घर पहुँचते हैं एसपी साहब? दैट्स नन ऑफ योर गॉड डैम बिजनेस। एसपी भड़का। आप इस वक्त बिजी हैं। आपके
इंस्पेक्टर ने एक उड़ती निगाह गोखले और शुक्ला पर डाली। मेहमान आए हुए हैं, आप इनसे निपट लीजिए, मैं फिर हाजिर होता हूँ। और इंस्पेक्टर ने वहाँ से जाने का उपक्रम किया। मैंने इन्हीं की वजह से तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी? इंस्पेक्टर छिटका, सक पकाया। तुम? एसपी ने गोखले की तरफ इशारा किया। इस शख्स को जानते हो? आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। क्या? आपने अभी तक मुझे बैठने को नहीं कहा। क्या? ओह हाँ, बैठो बैठो बैठो। इंस्पेक्टर एक कुर्सी पर बैठ गया। तो तुम जानते हो इस शख्स को? एसपी बोला। जी हाँ, इंस्पेक्टर बोला, खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। इसका नाम गोखले है और ये रंडियों का दलाल है। गोखले तिल मिलाया। उसने हाथ भाव से पहले एसपी और फिर शुक्ला की तरफ देखा। शुक्ला ने आंखों ही आंखों में उसे आश्वासन दिया। ये एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद नागरिक भी है, एसपी कठोर स्वर में बोला, और इसे अपने पर हुई किसी जाति का विरोध करने का पूरा हक पहुंचता है। आप कहीं ये तो नहीं कहना चाहते कि इसने मेरे खिलाफ शिकायत करने का हौसला किया है? कोई रिपोर्ट तो दर्ज इसने नहीं कराई है, लेकिन आया है ये आपके पास अपने माउथ पीस के साथ। इंस्पेक्टर, तुम्हारा ये रवैया तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अच्छा, अभी परसों मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, आखिरी वार्निंग दी थी कि तुम्हारी वजह से पूरे महकमे की साख बिगड़े, उसका इमेज खराब हो, ये मुझे गवारा नहीं होगा। परसों तुमने मेरी बातों पर कान दिया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। मैंने क्या किया है? तुमने क्या किया है? तुम्हें नहीं मालूम तुमने क्या किया है? तुमने इस आदमी को इलाके से निकल जाने का हुक्म दिया। तुमने इसके एक पब्लिक प्लेस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई। ये इसकी सज़ा थी। सज़ा देना हमारा काम होता है, कोर्ट का काम होता है सज़ा देना। तुमने इसे ये सज़ा ही नहीं सुनाई, इसे सरेराह बेइज्जत किया, दर्जनों गवाहों के सामने जलील किया, ऐसे लोगों के सामने इसकी खिल्ली उड़वाई जिनकी निगाह में इसका कोई रुतबा था, कोई अदब था। तुमने जबरन इसके सारे कपड़े उतरवाए, सिर्फ कोट, और जबरन इसे जानवरों के पानी पीने वाले चौबच्चे में, क्या कहते हैं उसे, हेल, गोखले जल्दी से बोला। तो दोस्तों, ये था डायल 100 नॉवल का 10वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।